नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और हालिया घटना पर बात करने वाले हैं। इजराइल का ईरान पर कथित बड़ा हमला जिसे ऑपरेशन राइजिंग लायन कहा जा रहा है। जी बिल्कुल। इस पर काफी चर्चा हो रही है। हमारे पास उग्र शेर ईरान इजराइल संघर्ष का विमोचन नाम के एक लेख से कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले के जो मुख्य पहलू हैं उन्हें समझ सकें। 13 जून 2025 की तारीख इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे इजराइल के इतिहास का निर्णायक क्षण कहा। और दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान था कि इस अपराध से ज़ायोनी शासन ने अपने लिए एक कड़वी और दर्दनाक नियति तय कर ली है। बहुत मजबूत शब्द हैं दोनों तरफ से। साफ है कि मामला कितना गंभीर है। बिल्कुल। तो चलिए जरा इसे खोल कर देखते हैं। ये ऑपरेशन राइजिंग लाइन असल में है क्या? देखिए, ये 13 जून 2025 को शुरू हुआ एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन बताया जा रहा है। इसका मकसद, जैसा कि कहा जा रहा है, ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को निशाना बनाना था। अच्छा। और इसे सदियों पुरानी यहूदी फारसी तनाव के इतिहास में एक नया मोड़ भी माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये कोई लंबा चौड़ा युद्ध नहीं बल्कि तेज हमला था। हाँ, दिलचस्प बात यही है, करीब 21 महीने के छोटे मोटे संघर्ष के बाद ये हमला बहुत तेज रफ्तार से टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के दम पर किया गया। एक तरह की, क्या कहते हैं, ब्लिट्जक्रिग रणनीति। और इसका पैमाना सुनने में आया है कि ये बहुत बड़े लेवल पर हुआ। जी हाँ, पैमाना काफी बड़ा था। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक 200 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया। 200? हाँ, और उन्होंने ईरान के अंदर 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। किन ठिकानों पर? निशाने पर मुख्य रूप से परमाणु ठिकाने, मिसाइल साइट्स थीं, लेकिन साथ ही कुछ बहुत अहम लोगों को भी निशाना बनाया गया। ओह, जैसे सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और इमरजेंसी कमांड के कमांडर, और यहाँ तक कि 6 परमाणु वैज्ञानिकों के नाम भी आ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या इसकी तैयारी पहले से चल रही थी? ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसा ही लगता है। इसकी जमीन काफी पहले से तैयार हो रही थी। अगर आप देखें तो अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद से ही इजराइल लगातार ईरान के जो प्रॉक्सी गुट हैं, मतलब जो ईरान के समर्थन से चलते हैं, बिल्कुल, उन गुटों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। फिर सीरिया में असद शासन का हटना, वो भी ईरान के लिए एक बड़ा झटका था। उसके बाद ईरान के अंदर कुछ हत्याएं हुई उकसाने वाली, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। हाँ, वो खबर आई थी। और फिर इजराइल ने ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले किए। तो ये एक तरह से माहौल बन रहा था। और इस दौरान इजराइल ने अपनी तैयारी भी की होगी। जाहिर है, उन्होंने अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत किया और साथ ही वो हथियार भी हासिल किए जो ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों तक पहुंचने के लिए जरूरी माने जाते हैं। तो ये सिर्फ 2 देशों की सीधी लड़ाई नहीं, इसके पीछे बहुत कुछ चल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का क्या रोल रहा है इसमें? अंतर्राष्ट्रीय पहलू तो बहुत ही अहम है इसमें। आप देखिए, अमेरिका ने 2018 में ही परमाणु डील से हटकर ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति अपनाई थी। हाँ, ट्रंप के पहले कार्यकाल में। जी, और दूसरे कार्यकाल में ये और सख्त हो गई। फिर सऊदी अरब जैसे देशों पर दबाव डाला गया कि वो ओपेक प्लस तेल उत्पादन कटौती वापस लें, ताकि तेल की कीमतें गिरें। हाँ, और ईरान की जो तेल से कमाई होती है उस पर असर पड़े। यमन में हुथियों पर भी भारी हवाई हमले हुए। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात, हमले से ठीक एक दिन पहले पश्चिमी देशों ने IAEA यानी संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से एक प्रस्ताव पास करवाया। किस बारे में? ईरान के परमाणु वादा खिलाफी की निंदा करते हुए। शायद ये हमले के लिए एक तरह का कूटनीतिक कवर बनाने की कोशिश थी। ये तो काफी सोचा समझा लग रहा है। और पाकिस्तान का क्या एंगल है? अमेरिका का झुकाव उसकी तरफ, अरब दुनिया जो बीच में है वो क्या सोच रही होगी? सुन्नी अरब देशों में मिलीजुली भावनाएं। देखिए, वो न तो ईरान को पसंद करते, नहीं ज्यादातर इजराइल को। हाँ, ये तो है। लेकिन उन्हें डर इस बात का है कि ईरान या उसके प्रॉक्सीज कोई जवाबी कार्रवाई ना कर दें, जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल सप्लाई रोकना या उनके यहाँ हमले करना, या फिर उनके देशों में जो शिया आबादी है उन्हें भड़काना। बिल्कुल। और एक और डर है कि इस अस्थिरता का फायदा उठाकर आईसिस या अलकायदा जैसे गुट फिर से सिर ना उठा ले। ये तो बहुत सारे खतरे हैं। तो अब आगे क्या हो सकता है? इसके परिणाम क्या निकल सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है ना? भले ही अभी लग रहा है कि इजरायली ऑपरेशन ईरान की सैन्य क्षमता खत्म करने तक ही सीमित है, लेकिन इसके क्षेत्रीय और वैश्विक परिणाम वो अप्रत्याशित हो सकते हैं। क्या मतलब? पहला सवाल तो यही
कि क्या इजराइल बिना किसी बड़े जवाबी हमले या नुकसान, जैसे मान लीजिए रेडियो धर्मिता फैलने का खतरा, कि अपने लक्ष्य हासिल कर पाएगा। दूसरा, अगर ईरान इस हमले को झेल गया और फिर से खड़ा हो गया, तो ये न सिर्फ इजरायली रणनीति की एक तरह से नाकामी होगी, बल्कि शायद ईरानी जनता अपने शासन के पीछे और मजबूती से खड़ी हो जाए, बाहरी खतरे के सामने। हो सकता है। और ये भी सोचिए कि ईरान के खिलाफ ऐसी एक तरफा कार्रवाई इजराइल को तीसरी दुनिया के देशों से और अलग थलग कर सकती है। और अगर ये संघर्ष लंबा खिंच गया तो फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, विकास दर गिरेगी, सप्लाई चेन में दिक्कत आएगी, शेयर बाजार हिलेगा। मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक और बोझ। बिल्कुल, जो पहले कई और मुश्किलों से जूझ रहे। और हाँ, ये बात अमेरिका के उन दावों के भी खिलाफ जाती है कि वो अंतहीन युद्धों को रोकेंगे। तो मोटे तौर पर दो मुख्य रास्ते दिख रहे हैं। हाँ, मोटे तौर पर दो संभावनाएं उभरती हैं। एक, ईरान बुरी तरह कमजोर हो जाए और उसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाए, जैसे शायद 1991 में सद्दाम के इराक के साथ हुआ था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बाद। और दूसरा ये कि एक घायल ईरान, जो और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, संघर्ष को फैला दे, उन देशों से बदला लेने की कोशिश करे जिन्हें वो इजराइल का मददगार मानता है। इसमें तो फिर अमेरिका सीधे तौर पर शामिल हो सकता है। हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। तेहरान में सत्ता बदलने से लेकर पूरे क्षेत्र के भू राजनीतिक नक्शे की पूरी तरह बदल जाने तक। और इस सबकी केंद्र में है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जिस पर कहा जाता है कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए लगभग $100 अरब खर्च किए हैं। जी हाँ, और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या वही परमाणु कार्यक्रम जिसे ईरान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इतना आगे बढ़ाया, अंत में ठीक उल्टा असर कर गया और इस विनाशकारी हमले का कारण बना? या फिर यह हमला ईरान को अप्रत्याशित तरीकों से एकजुट और मजबूत कर देगा, जिसके परिणाम अभी देखे जाने बाकी हैं।